हेलो दोस्तों, वेलकम टू AKSD नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं भी शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज की क्लास में हम बात करेंगे BA फर्स्ट सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जो पॉलिटिकल साइंस ले रखे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि मॉडल पेपर मैं आपको सॉल्व कराता रहता हूँ और इसी बीच में कुछ प्रश्नों के साथ आपके बीच में उपस्थित हूँ जो आपके पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और अच्छे से आप लोग तैयारी भी कर सकते हैं। तो इस के अकॉर्डिंग आप अच्छे से कैसे तैयारी करेंगे, किस तरीके से आपको पेपर को देखेंगे तो आपका सबसे ज़्यादा अंक उठेगा, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे बताया जाएगा। क्योंकि आपको जो क्लास में वीडियो नहीं पढ़ाया जाता था, यानी क्लास में आपको जो प्रश्न नहीं पढ़ाया जाता था वो आपको यहाँ पे सारे एक एक प्रश्न करके बताया जा रहा है। तो दोस्तों देर ना करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर हमारे चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे और हमारे पुराने छात्र छात्राएँ एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों राज्यपाल के अंतर्गत, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, इनकी सैलरी क्या होती है, इनका कार्य क्या होता है और इनको किस पद किस मतलब किसके द्वारा इनको हटाया जा सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको हम पूरा बाकायदा यहाँ पे अच्छे से पढ़ाएंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज के क्लास की तरफ, यानी प्रश्न की तरफ, कि आज के प्रश्न में कितना बढ़िया प्रश्न है और ये आज के वीडियो में ट्विस्ट आने वाला है, यानी कि मज़ा आने वाला है। अच्छे से वीडियो को देखते रहिए क्योंकि इस तरह आपको क्लासेस कभी नहीं मिली होंगी। आइए चलते हैं क्लास की तरफ दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न है आपका कि राज्यपाल के पद से संबंधित विवादों की विवेचना कीजिए, उपर्युक्त उदाहरण देकर अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न आपके, अगर हम बात करें तो आपके मॉडल पेपर के अंतर्गत 2010 के बाद से आपके सारे ईयर में आपके पेपर में पूछा गया है। आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर उठाएंगे, देखेंगे तो इसमें आपको प्रश्न बिल्कुल मिलता जुलता प्रश्न रहता है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलेगा। तो ये प्रश्न आपका रहा आज के इस पेपर से, क्योंकि इसमें आपको कुछ नया सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और अच्छे से आप लोग सीखिएगा, क्योंकि इसमें जो आपको हम बताएंगे ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको कट कट करके, यानी कि सबसे शॉर्ट फॉर्म में आपका लॉन्ग आंसर यहाँ पे बनाया है, जो आपके पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और अच्छे से आप लिख सकेंगे। तो इस तरीके से अगर आप कॉपी करेंगे तो दोस्तों ये सभी यूनिवर्सिटियों के छात्र छात्राओं के लिए, जिस यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं, सभी विश्वविद्यालय के लिए है। इसमें आपको लिखना होगा, आंसर में डालेंगे। इस तरीके से आप अगर पेपर में लिखेंगे तो सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करेंगे, ये हमारे फुल गारंटी है। यानी कि 100% आपको हम बता देंगे लिखने का तरीका। आपको इसी तरीके से पता होता है कि लिखने का तरीका और अच्छे से अंक प्राप्त करने का सबसे ज़्यादा मोटिवेबल यहीं से होता है। तो आपको कैसे लिखना है और कैसे पढ़ना है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में बताया है कि राज्यपाल के संबंधित विवादों की विवेचना कीजिए। आंसर में लिखना होगा कि भारत में राज्यपाल की भूमिका जो है केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में आलोचनात्मक व्याख्या, ये आपका हेडिंग हो जाता है। भारत में राज्यपाल की भूमिका क्या होती है, यानी कि केंद्र में प्रतिनिधि के रूप में इनकी आलोचनात्मक व्याख्या। भूमिका होगी आपकी, इसमें भूमिका में लिखेंगे कि राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल और एक मंत्री परिषद होता है। सभी को पता है कि राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसमें राज्यपाल होता है और उनकी मंत्री परिषद होती है, ये दोनों निहित होती है। संविधान के द्वारा राज्यों में सभी संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है और इस व्यवस्था में राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है। जैसे आपको हम बता दें कि केंद्र में राष्ट्रपति होता है प्रधान, उसी तरीके से आपका यहाँ पे राज्यों में क्या होता है, राज्यपाल प्रधान होता है। जैसे जैसे केंद्र में आपको हम बता दें कि आपका राष्ट्रपति होता है, उसके बाद में प्रधानमंत्री होते हैं। उसी तरीके से राज्य में आपका राज्यपाल होते हैं, उसके बाद में फिर मुख्यमंत्री होते हैं। सेम अकॉर्डिंग इसी तरीके से फिर आपका आता है इसमें, जबकि मंत्रिपरिषद की कार्यपालिका सत्ता की वास्तविकता प्रधान होती है। यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है कि जो व्यवस्था है राज्यपाल की, उनकी कार्यपाल की वैधानिक प्रधान होता है। वैधानिक प्रधान मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया है। जबकि मंत्रिपरिषद राज्य की कार्यपालिका सत्ता की वास्तविक प्रधान होता है। अनुच्छेद 154 के अंतर्गत ये क्या है, अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं का अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा
करेगा, यानी कि जो जितने भी उनके अधिकारी होंगे उनके अकॉर्डिंग ये काम करेगा अनुच्छेद 154 के अंतर्गत। उसके बाद में फिर आपका आता है कि राज्यपाल का पद एक प्रतिष्ठित पद माना गया है, लेकिन चौथे आम चुनाव 1967 के बाद उसके इस आभूषणगत समझे जाने वाले पद में कई कमी आई हैं। कौन कौन से कमी आए हैं ये आपको यहाँ पे हम बताएंगे। बदले राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उसे एक नई भूमिका अदा करती है, यानी कि उसमें एक नई भूमिका अदा करनी थी। इस परिवर्तन यानी कि इस परिवर्तित भूमिका के कई कारण थे। कौन कौन से? पहला था आपका कि मुख्यमंत्रियों के दुर्बल व्यक्तित्व। दूसरा, एक दलीय बहुमत के बावजूद राज्य स्तर पर पाई जाने वाली दल के भीतर की गुटिये राजनीति, यानी कि जो कमी थी यहाँ पे हमने आपको बताया कि आम 1967 के बाद में जो आभूषण समझे जाने वाले पद में कौन कौन सी कमी आई थी वो यही हैं आपके। उसके कारण कौन कौन थे? इसमें मुख्यमंत्रियों के दुर्बल अभिव्यक्ति, एक दूसरा आता है एक पदीय बहुमत के बावजूद राज्य स्तर पर पाई जाने वाली दल के भीतर की कुटीय राजनीति। तीसरा आता है आपका कि दल बदल की प्रवृत्ति की अस्थिरता, और चौथा आपका आता है कि राज्यों में प्रादेशिक दलों का शक्तिशाली होना। तो ये चार आपके कौन से आते हैं? ये चार आते हैं आपके 1967 के बाद जो कमियां आई थीं वो मुख्य रूप से यही आपके होते हैं, और इसकी जो परिवर्तित भूमिका होती है इसके कई कारण थे, मुख्य रूप से यही आते हैं। ये सारे आपके एक ही बात हो जाते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अब यहाँ पे है कि बहुत से राज्यपाल जो कि संघ के अधीन अपने पद को बढ़वाने के लिए इच्छुक होते हैं या अपनी सेवा अवधि के बाद राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं या स्वयं का केंद्र के एजेंट के रूप में समझते आए हैं। राज्यपाल की स्थिति तथा उसकी भूमिका को समझने के लिए दो पक्षों का अध्ययन आवश्यक है। कौन कौन से हैं? यानी कि राज्यपाल की जो स्थिति है और उसकी भूमिका को समझना है तो उसके दो पक्ष हैं। पहला तो आपका आता है संवैधानिक प्रधान के रूप में और दूसरा केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में। संवैधानिक प्रधान के रूप में कौन सा है और केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में। अब हम बात करेंगे एक टॉपिक देंगे संवैधानिक प्रधान के रूप में। संवैधानिक प्रधान के रूप में इसमें है अनुच्छेद 163 के अनुसार जो संवैधानिक प्रधान के रूप में है, इनमें अनुच्छेद 163 के अनुसार उन्होंने कहा है कि स्वविवेक की शक्तियों को छोड़कर केंद्र के समान राज्य, यानी कि केंद्र के समान राज्य में राज्यपाल को अपने कार्यों का निर्वहन करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जो कि आपके बता दें कि मंत्री परिषद जो होगी वो किसके अधीनस्थ होगी? वो राज्यपाल के निर्वहन के लिए होगी ये। और यही जो मंत्री परिषद होती है वो राज्यपाल के अंतर्गत आता है। और कई आधारों पर राज्यपाल को संवैधानिक प्रधान कहा जाता है, और इसी वजह से यानी कि इनको इसी आधारों पर इनको क्या कहते हैं? संवैधानिक प्रधान के रूप में माना जाता है। उसके बाद में फिर निर्वाचित प्रधान नहीं है, यानी कि निर्वाचित प्रधान नहीं है। जिस प्रकार राष्ट्रपति निर्वाचित प्रधान नहीं है, उसी प्रकार राज्यपाल का निर्वाचन ना कर उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। इस कारण राज्य के शासन को प्रभावित करने की क्षमता उसमें नहीं होती है, क्योंकि ये किसके द्वारा नियुक्ति होती है? इसकी राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किसके द्वारा नियुक्त होता है दोस्तों? ये हमारे उच्च न्यायालय के किसके द्वारा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अनुसार इनकी राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है। इस तरीके से इनका नियुक्ति किया जाता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उसके अंदर फिर राष्ट्रपति और किस करते हैं? अटॉर्नी गवर्नर जनरल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। इस कारण राज्य के शासन को प्रभावित करने की क्षमता उसमें
नहीं होती है। राज्य की जो शासन करने की प्रभावी क्षमता होती है उसमें निहित नहीं होती है। उसके फिर आता है हेडिंग दलबंदी से ऊपर। राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित होने के कारण तथा उसका उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति होने के कारण उसे एक निष्पक्ष बनाया गया है और वह राज्य के दलबंदी में भागीदारी नहीं होता है, बल्कि राज्य के उत्तम शासन के लिए सदा प्रयत्नशील रहता है। इसी को कहते हैं दलबंदी से ऊपर, यानी कि दलबंदी से जैसे अलग अलग अब देखते हैं कि अलग अलग हर 5वें पंचवर्षीय चुनाव के बाद में राज्यपाल चेंज हो जाते हैं या फिर राष्ट्रपति चेंज हो जाते हैं। तो यही इसी को कहते हैं दलबंदी के ऊपर। इसी वजह से यहाँ पे इनकी क्या होता है, चेंजिंग आती है। दूसरा नंबर आता है केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में। केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में किस प्रकार हैं? केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं। कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है और अनुच्छेद 256 के अनुसार राज्यों को अपनी कार्यपालिका की शक्ति यानी कि कार्यपालिका शक्ति का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए जिससे संसद द्वारा निर्मित कानून का पालन होता रहे। ये 256 के अनुसार, यानी कि अगर कोई भी इनको राज्यपाल को राज्य में अपनी कार्यपालिका की शक्ति का उपयोग करना है वो अनुच्छेद 256 के अनुसार ही करना है। यानी कि अनुच्छेद यानी आर्टिकल नंबर 256 ज़रूर इनको देखना पड़ेगा और जो काम करेंगे, क्योंकि जो काम ये संसद में पारित हो यानी कि संसद में पालन हो वही काम यहाँ पे ये कर सकते हैं। अनुच्छेद 257 के अनुसार, यानी कि अनुच्छेद 257 के अनुसार केंद्रीय सरकार राज्यों की कार्यपालिकाओं की आवश्यकता निर्देश दे सकती है। यानी कि अनुच्छेद 257 के अनुसार जो केंद्रीय सरकार है वो राज्यों की कार्यपालिकाओं को आवश्यक जो निर्देश है वो दे सकती है। जैसे राष्ट्रीय सैनिक के मार्गों व पुलों आदि के निर्माण व रखरखाव के लिए वह राज्यों को निर्देश दे सकती है। और अनुच्छेद 258 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यों की सरकारों को अपने एजेंट के रूप में कोई भी कार्य करने की जिम्मेदारी सौंप सकता है। 258 के अंतर्गत अनुच्छेद 258 के अंतर्गत राष्ट्रपति है जो राज्यों की सरकारों को अपने एजेंट के रूप में यानी कि कोई किसी को एक एजेंट के रूप में बनाकर और उसको कार्य सौंप सकता है। अर्थात संघ सूची में दिए गए किसी भी विषय से संबंधित कोई भी कार्य राज्यों के पदाधिकारियों को सौंपा जा सकता है। तो ये किसके द्वारा कर सकते हैं हम लोग? अनुच्छेद 258 के अंतर्गत। केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल का एक महत्वपूर्ण कार्य राज्य के प्रशासन के संबंध में समय समय पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना होता है। अगर आपको नहीं पता है तो ये चीज़ें आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिए कि राष्ट्रपति अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो इस तरीके से ये अपना कार्य कर सकता है, और नहीं कर रहा है तो यहाँ पे आप कंप्लेन भी कर सकते हैं और राष्ट्रपति के अनुसार मेल भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। जो भी होता है ये आपका आर्टिकल नंबर होता है। इसके अंतर्गत आपको अगर ये नहीं कर रहा है तो ये अपने एजेंट बना के सरकारी अधिकारी को एजेंट बनाकर उससे काम कराया जा सकता है। तो ये सारी इनकी जो कमियां हैं और ये चीज़ें यहाँ पे हमने आपको बता रहे हैं। इसमें आपको फिर आता है आपका कि अगर टाइम से केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल का एक महत्वपूर्ण कार्य राज्य के प्रशासन के संबंध में समय समय पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना होता है। और अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राज्य में संविधान के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राज्य में संविधान के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है तो राज्यपाल इस संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है और इस प्रकार की रिपोर्ट के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, राष्ट्रपति शासन लागू करा सकते हैं 356 के अंतर्गत। किस प्रकार से? जिस प्रकार से ये लागू
होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को इस प्रकार की रिपोर्ट स्वाविवेक भेजता है। और अनुच्छेद 200 के अनुसार अगर राज्य में विधानमंडल द्वारा पास किए किसी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है, यानी उदाहरण के लिए उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने से संबंधित विधेयक राज्यपाल के द्वारा सुरक्षित रखे जाएंगे। ये अनुच्छेद 200 के यानी कि अनुच्छेद 200 के अनुसार एक है। अनुच्छेद 213 के अनुसार क्या है? अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का आदेश दिया गया है। ये यानी कि अनुच्छेद 213 के अनुसार ये क्या करते हैं? अध्यादेश जारी कर सकते हैं, किंतु उसे कुछ विषयों के संबंध में अध्यादेश जारी करने के पूर्व राष्ट्रपति से स्वीकृति लेनी होती है। अगर अध्यादेश वो जारी करेगा तो अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यानी कि राष्ट्रपति को एक बार सूचित जरूर करेगा। जैसे 1967 में, यानी कि 1967 के बाद राज्यपाल की भूमिका 1967 के आम चुनावों ने भारत की राजनीतिक स्थिति में यानी कि महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। और इन चुनावों के बाद विभिन्न राज्यों में राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण और साथ ही यानी कि विवादपूर्ण हो गए। इसमें मुख्य कारण थे कौन कौन से? पहला तो आपका आता है कि भारतीय संघ के लगभग आधे राज्यों में गैर कांग्रेसी दलों की सरकार की स्थापना हुई और अब राज्यों के विरोधी दलों की सरकारें स्थापित हो जाने से राज्यपाल को केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। दूसरा आता है आपका कि भारत के लगभग आधे राज्यों में मिलीजुली सरकारों के निर्माण से बने मंत्रिमंडलों में अस्थायित्व का नितांत अभाव था। यानी कि इसके मूल रूप से मुख्य दो कारण हैं। इस वजह से ये राज्यपाल के अधीनस्थ किस तरीके से काम नहीं होता है, ये इसके मुख्य कारण हैं। इन परिस्थितियों के कारण राज्यपाल के पद को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया कि राज्यपाल के पद को हटा देना चाहिए, क्योंकि राज्यपाल ने अनेक बार स्वाविवेक से कार्य किया है और जितनी अधिक सीमा तक स्वाविवेक से कार्य किया उतनी ही अधिक सीमा तक यह विवाद का विषय बन गया। और इस प्रकार के विवाद मुख्यतः राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और विधानसभा को भंग करने आदि प्रश्नों को लेकर उत्पन्न हुई। यानी कि ये आपका मुख्य रूप से क्या बताया गया यहाँ पे कि विधानसभा को भी भंग करने के लिए यहाँ पे प्रश्न के लिए उत्पन्न हुआ है। ये मुख्य कारण थे, यानी कि राज्यपाल को हटाने के लेकर। दूसरा, केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में ये राज्यपाल जो हैं वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में किस प्रकार हैं? राज्यपाल की आलोचना 1967 के चौथे आम चुनाव के बाद राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हुए बदलाव के कारण राज्यपाल की जो भूमिका में परिवर्तन आया है और उसे केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में अधिक महत्व मिला है, जिसकी आलोचना कई आधारों पर की जा सकती है। कौन कौन से हैं ये हमें आपको आगे बताएंगे। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो जरूर लाइक कर दें, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। और अगर आपको इसको PDF चाहिए तो हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप यानी कि व्हाट्सएप के चैनल से व्हाट्सएप ग्रुप से आप पढ़ना चाहते हैं तो उसमें भी आपको वहाँ पे यूट्यूब के अदर में जाएंगे, वहाँ से आपको यूट्यूब, टेलीग्राम, उसके बाद फिर आपको फेसबुक, सारे आपको वहाँ पे अपडेट कर दिया गया लिंक, वहाँ से आप लोग जुड़कर बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं जैसे भी आप पढ़ना चाहते हैं। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक, उसमें आपका आता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। यह विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। जो बहुमत दल होती है जिनकी,
बहुमत दल के कारण उन्हीं को राज्यपाल नियुक्ति करता है। लेकिन जब चुनाव में किसी भी दल की बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राज्यपाल को स्वविवेक की शक्ति का उपयोग करने का अवसर प्राप्त होता है और नेता पद के लिए अनेक दावेदार खड़े हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में राज्यपाल निर्णय करेगा कि किसके व्यक्ति के नेतृत्व में अस्थायी सरकार का गठन हो सकता है, किस व्यक्ति के नेतृत्व में अस्थायी सरकार का गठन हो सकता है। ये कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री को हटाने में राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति, ये आपकी हेडिंग हो जाएगी कि मुख्यमंत्री को हटाने में राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति ऐसी परिस्थिति में उत्पन्न होने पर जिसमें यह निश्चय कर पाना कठिन होता है कि किस दल के सदन में बहुमत प्राप्त है और राज्यपालों ने सामान्यतः अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति की है। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति होने के कारण राज्यपालों ने केंद्र के शासक दल के हितों की पूर्ति के लिए मुख्यमंत्रियों की नियुक्तियां की। उदाहरण के लिए जैसे मार्च 2000 में बिहार के राज्यपाल विनोद चंद्र पांडे ने त्रिशंकु विधानसभा में सबसे बड़े दल एवं गठबंधन के नेता को सरकार बनाने का निमंत्रण नहीं दिया और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के नेता को सबसे पहले आमंत्रित किया, जबकि उनको बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं था। तो इस तरीके से ये अपना किसी को भी राज्यपाल किसी भी मुख्यमंत्री को चुन सकते हैं। मंत्रिमंडल, फिर आता है मंत्रिमंडल को भंग करना। कई बार राज्यपालों ने पूर्णतः राजनैतिक अनैतिक का व्यवहार करते हुए केंद्र में बैठे अपने राजनीतिक नेताओं के हितों को साधा है। जब राज्यपाल को लगे कि राज्य का शासन संविधान के अनुरूप नहीं चल पा रहा है तो वह राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट भेजकर मंत्रिमंडल को अपदस्थ करने की सिफारिश करता है और राज्यपाल इन परिस्थितियों में अपनी स्वविवेक की शक्ति का उपयोग कर मंत्रिमंडल को अपदस्थ कर सकता है, यानी कि उनको उस पद से हटा सकता है। मुख्यमंत्री के पद से क्या करता है? वो हटा सकता है। तो ये मंत्रिमंडल को किस तरीके से भंग कर सकता है, ये शक्ति इसमें आती है। उसके बाद फिर आता है यदि राज्यपाल को विश्वास हो जाए कि मंत्रिमंडल का विधानसभा में विश्वास समाप्त हो गया और वह मुख्यमंत्री की बहुमत सिद्ध करने के लिए कहे, किंतु मुख्यमंत्री बहुमत सिद्ध करने के लिए तैयार ना हो, तब राज्यपाल मंत्रिमंडल को अपदस्थ करने की सिफारिश कर सकता है। उदाहरण के लिए जैसे 1996 में राज्यपाल की पक्षपातपूर्ण की तथा केंद्रीय सरकार के स्वामियों के इशारे पर गुजरात मंत्रिमंडल के विरुद्ध की गई कार्रवाई सभी लोकतांत्रिक मूल्यों को नष्ट करने का सर्वाधिक घृणित उदाहरण है। वहाँ जिस दिन मंत्रिमंडल ने विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त किया उसके 24 घंटों के अंदर राज्यपाल ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेजकर मंत्रिमंडल का अपदस्थ करा दिया था। तो ये क्या हुआ था? 1996 के अंतर्गत राज्यपाल को क्या हुआ था? राज्यपाल ने केंद्रीय सरकार के स्वामियों के इशारे पर गुजरात मंत्रिमंडल के विरुद्ध जो कार्रवाई की गई उस पर लोकतांत्रिक मूल्य नष्ट करने की सर्वाधिक घृणित उदाहरण थे और इसी में 24 घंटे के अंदर यानी कि वहाँ के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को क्या हुआ? उनको पदविहीन कर दिया। उसका फिर आता है विधानसभा को भंग करना, यानी कि उसके अंडर में किस तरीके से वो विधानसभा को भंग कर सकता है। राज्यपाल विधानसभा को भंग करने के मंत्रिमंडल की सिफारिश को ना मानने या मानने का निर्णय स्वाविवेक से करने के लिए स्वतंत्र है। राज्यपाल ने अपनी राजनीतिक हितों को ध्यान रखते हुए कई विधानसभाओं को भंग करने से इनकार भी किया है और कई विधानसभाओं को भंग भी किया है। उदाहरण के लिए जैसे 1995 आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कृष्णकांत में विधानसभा को भंग करने
भंग करने में संबंधी में एन.टी. रामाराव के मंत्रिमंडल की सलाह को नहीं माना। दूसरा, अनुच्छेद 356 को अपने राजनीतिक हितों के लिए गलत उपयोग करते हुए राज्यपाल ने कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगवाने की सिफारिश भी की है। 1996 में विधानसभा चुनावों के बाद सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी भाजपा को सरकार बनाने का निमंत्रण न देकर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रोमेश भंडारी ने दोबारा राष्ट्रपति शासन लगवाने की सिफारिश दी। यानी कि अगर जो उत्तर प्रदेश में 1996 में जब लगा तो किसके द्वारा लगा था दोस्तों? वो राज्यपाल कौन थे? वो रोमेश भंडारी जी थे। वो दोबारा जब राष्ट्रपति शासन लगवाए थे। फिर 1967 के चौथे आम चुनाव के बाद में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हुए बदलाव के कारण राज्यपाल की भूमिका में परिवर्तन आया और उसे केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में अधिक महत्व मिला। यानी कि उसे प्रोत्साहन मिला, केंद्र के रूप में अधिक प्रोत्साहन मिला। उसके बाद में फिर आता है मिला है जिसकी आलोचना निम्न आधारों पर की जा सकती है। जैसे राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग। अनुच्छेद 356 का राष्ट्रपति राज्यपाल के प्रतिवेदन पर किसी राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो वह संकट काल की घोषणा कर सकता है। यह राज्यपाल के एक विवेक की शक्ति भी है। राज्यपाल द्वारा अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए इस अनुच्छेद का कई बार दुरुपयोग किया है। उदाहरण के लिए जैसे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रोमेश भंडारी की भूमिका 1996 में 13वें विधानसभा, यानी कि जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे रोमेश भंडारी, जब 1996 में तो 13वें विधानसभा चुनाव के बाद में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी भाजपा को सरकार बनाने का निमंत्रण न देकर राज्यपाल रोमेश भंडारी ने राष्ट्रपति शासन लगवाने की सिफारिश दी थी। तब जाके वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। दूसरा था कि बिहार के राज्यपाल बूटा सिंह जी की भूमिका, यानी कि जो बिहार के राज्यपाल थे बूटा सिंह जी, उनके द्वारा 2005 में बिहार में विधानसभा चुनाव में किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत न मिलने की स्थिति में राज्यपाल बूटा सिंह की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया और विधानसभा भंग करने की अधिसूचना जारी कर दी गई। यानी कि मुख्यमंत्रियों को हटाने में अभ्यारण्य न लगेगी, मुख्यमंत्रियों को हटाने में राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति होने के कारण राज्यों ने यानी कि राज्यपालों ने केंद्र के शासक दल के हितों में पूर्ति के लिए मुख्यमंत्रियों की नियुक्तियां की और पद से हटाया भी गया। उद्देश्य केवल यह था कि केंद्र के सत्ताधारी दल से संबंधित राज्य के ही नेता के राज्य में मुख्यमंत्री नियुक्ति करना। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश यानी 1984 में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल उनकी रामलाल ने केंद्रीय नेताओं को खुश करने के लिए 1984 में एन.टी. रामाराव क्योंकि उस सरकार को बर्खास्त किया जिसे विधानसभा का स्पष्ट बहुमत प्राप्त था और रामाराव 3 दिन के भीतर विधानसभा की अधिवेशन बुलाकर अपने बहुमत का परिचय देने के लिए तैयार थे। दूसरा बिहार 2000 में कि मार्च 2000 में बिहार के राज्यपाल विनोद चंद्र पांडे ने त्रिशंकु विधानसभा में सबसे बड़े दल के नेता सरकार बनाने का निमंत्रण नहीं दिया, यानी कि एनडीए के नेता को सबसे पहले आमंत्रित किया जबकि उनको बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं था। निष्कर्ष क्या आया किसमें? निष्कर्ष में लिखेंगे कि राज्यपाल का पद ऐसा पद है जिसके बिना राज्य शासन में काम नहीं चल रहा सकता, यानी कि जिसके बिना राज्य में शासन में काम नहीं चल सकता। सामान्य समय में वह राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में और केंद्र एवं राज्य के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हुए या विशिष्ट परिस्थितियों में जब अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा की गए और राज्यपाल संघ का एजेंट बन जाता है। तो ये आता है निष्कर्ष। और आज स्थिति ऐसी बन गई है कि राज्यपाल पद के लिए 2 ही विकल्प बचे हैं, या तो इसे समाप्त कर दिया जाए और या इसे दलीय राजनीति के ऊपर रखा जाए। यानी कि कुछ आयोग जैसे सरकारिया आयोग की सुझाव है कि केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी अलावा किसी दूसरी पार्टी द्वारा राज्य में
केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्ति नहीं करना चाहिए। तो ये इन्होंने यहाँ पे अपना निष्कर्ष दिया है कि ये चीज़ करने से आपको फ़ायदा मिलेगा और ये चीज़ें करने से नहीं फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक, और ये भी आपको आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो के आपकी जो भी प्रश्न था वो आपको समझ में भी आया होगा। और अगली वीडियो में आपको कुछ नया सिखाने का प्रयास करेंगे। अच्छे से वीडियो को ज़रूर देखिए दोस्तों, और वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे, अच्छे से पढ़ाई कर सकें आप लोग। और इसी के साथ अगली वीडियो में हम आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।